हाल चाल। उम्मीद है कि आप सब मजे में होंगे। You're watching Good Morning Public with me और मुझे कहते हैं सुहा अफजल। मेरे साथ मौजूद है रिस्पेक्टेड अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पूरी की पूरी पलटून मौजूद है। आपके साथ कौन है बताएं जरा। इस तरफ इस्लामाबाद। वो इस्लामाबाद में हमारा यार, हमारा दोस्त हरमीत सिंह मौजूद है। उसका हाल पूछते हैं पहले चल के, फिर आगे बढ़ते हैं। मतलब आगे बढ़ने में बहुत कुछ है अभी हमारे पास। तो हरमीत, हेलो, हाउ आर यू? जी अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग रोज़ा, दोबारा वेलकम आपको। अब सबको हम बहुत मिस करते हैं, इतना मिस करते हैं कि वो छुट्टी करने का सोचते हैं और एक छुट्टी करते हैं और फिर हम इन्हें वापस खींच कर ले आते हैं। स्क्रीन आपको बहुत मिस करती है, लोग आपको बहुत मिस करते हैं, आपके तज्जिए को बहुत मिस करते हैं। मैं छुट्टियों पे जाना चाह रहा हूँ 3-4 दिन की नॉर्दर्न एरिया फिरा हूँ, लेकिन सैलाब की सूरत हाल उसने दिल ख़राब किया हुआ है। वैसे भी परेशान किया हुआ है। अब ये जो है सैलाब बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, कोई इलाका ऐसा नहीं है जो बचा हो। इतनी बारिशें हुई हैं और उसकी वजह से अब फाइनली अक़वाम मुत्तहिदा से अपील कर दी है हमारी हुकूमत ने और ये कहा है कि हम अकेले निपट नहीं सकते, इसके लिए हमारी इमदाद की ज़रूरत है। और इसके ऊपर एक डोनर्स कॉन्फ्रेंस भी करने की प्लानिंग हो रही है। बिलावल ने इसका इंदिया दिया है कि डोनर्स कॉन्फ्रेंस कर ली जाए, कुछ डोनर्स को बुलवाया जाए कि वो मदद करें। बलूचिस्तान के जो दिल खराश मनाजिर हैं वो तो मतलब ना बयान किया जाए तो नहीं देखी जाती सर। सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग बहुत सारी पोस्ट शेयर करते हैं। हरमीत, आप भी कल परसों कह रहे थे कि कुछ पिक्चर्स आपको रिसीव हुई हैं, लेकिन मैं उसे फॉरवर्ड नहीं की मैंने। मतलब वो इस तरह की पिक्चर्स है कि लाशें वहाँ पर मौजूद पानी में गल रही हैं। और अभी हम साउथ साइड की बात उस तरह से नहीं कर रहे हैं, बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, सिंध की बात कर रहे हैं, उन इलाकों की जहाँ पर रेस्क्यू के लिए लेकिन मैंने सुबह मैंने वैसे मोबाइल खोला और सोशल मीडिया पे एक वीडियो मैंने देखी जिसमें छोटा सा बच्चा नन्ना मुन्ना, उसकी उम्र तकरीबन 6 माह की होगी ज़्यादा से ज़्यादा। वालदा का तो पता नहीं था, लेकिन बच्चा जो है वो भी पानी के रेले से। लेकिन रब, ये कुदरत का एक निज़ाम है कि रब अगर किसी को बचाता है तो आप लाख कोशिश कर लें। लेकिन मैंने वहाँ पे देखा कि बच्चा जिंदा था, सांस ले रहा था, लेकिन बड़ी तकलीफ में था। तो इस किस्म के ये दिलखराश मनाजिर जिस तरह रऊफ साहब फरमा रहे हैं, और ख़ासकर अगर बलूचिस्तान की मैं बात करूँ, आप इस वक्त देखें रऊफ साहब कि 34 अजला जो हैं वो शदीद मुतासर हैं। इसके साथ साथ आपने देखा कि वहाँ पे अब खसूसी पैकेज का डिमांड किया जा रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान हुकूमत के पास इतना कुछ है नहीं। तो 60 अरब रुपए की उन्होंने डिमांड की कि इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तमाम तर आबादकारियाँ, सारा कुछ हमने करना है, आवाम को भी कुछ देना है। तो इस किस्म का पैकेज भी उन्होंने मांगा है। उसी के साथ साथ आप देखें 109 से ज़ायद अजला जो हैं वो मुतासर हैं, 780 से ज़ायद मकानात गिर चुके हैं। तो एक बहुत बड़ी तादाद है और लाखों लोग जो है वो बेघर हो चुके हैं। और बड़ा मुश्किल है, लोगों ने जिस मेहनत से, बड़ी मुशक्क़त से अपने ख्वाब सजाकर एक घर बनाया था, वो भी रेले के नज़र हो गया। तो इस किस्म की सिचुएशन है, दिलखराश मनाजिर हैं जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं। और मेरे ख्याल में आपने बहुत फरमाया कि माया नाज सिंगर हैं जो सर इस सैलाब की नजर हुए हैं। हैव यू सीन दैट? अब कोक स्टूडियो का बड़ा जबरदस्त मशहूर गाना गाया उन्होंने, कनारी के क्या, हाँ, उसका सिंगर जो है उसका भी घर बह गया है। और जैसे हरमीत बता रहे थे अभी, इसी तरह से मतलब मैं ऐड करूँ उसमें कि तकरीबन 850 लोग अब तक हलाक हो चुके हैं इन बारिशों के नतीजे में और सैलाब के नतीजे में। और 5.5 लाख जानवर हलाक हुए हैं लोगों के। गुर्बत जिनके घरों में पहले से डेरे डाले हुए, वहाँ पे एक गरीब का कुल सरमाया उसके जानवर होते हैं, वो जानवर भी बह गए हैं। अगर लोगों को बचाया गया तो जानवर बच नहीं पाए, तो उनका सब कुछ लुट गया है, असबाब उनका बिल्कुल ख़त्म हो गया, माल असबाब। लोग इधर उधर आवाज़ें देते फिर रहे हैं, कोई पहुँच नहीं रहा, बहुत कम इमदाद उन तक पहुँची है। हमने आगे चल के इसको शामिल भी करना है। अलखिदमत के रज़ाकार हैं, फ़ौजी भाई मदद के लिए पूरे तरीके पे आए हुए हैं, लेकिन उनकी भी रसाई उन इलाकों तक नहीं है जहाँ पे बहुत ज़्यादा शिद्दत के सैलाब हैं, शिद्दत के मनाजिर हैं। तो इस वक्त अपील आप लोगों से भी यही है कि जितना कुछ आपकी वज़ीर-ए-आज़म ने भी कहा है कि रिलीफ फ़ंड में मदद के लिए पैसे जमा कराएँ, लोगों को उनको मदद करें उनकी, तो बहुत ज़रूरी है कि मदद की जाए। और जैसे मैंने कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी अपील की गई है कि वो भी आए, मतलब आगे बढ़ के मदद करें। उम्मीद है वहाँ से भी कुछ आएगा, लेकिन ये है कि बहुत मनाजिर खौफनाक। और सर मनाजिर के अलावा हमेशा आपने देखा है कि वो ज़लज़ला हो, सैलाब ज़दगान हो, ऐसी कोई भी सूरत हाल हो, पाकिस्तान में भी मुखय्यर हज़रात बड़ी तादाद में बाहर निकलते हैं, यंगस्टर्स निकलते हैं, फाउंडेशंस निकलती हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी NGOs होती हैं जो काम करती हैं। और ऐसे मौके पर अब इस वक्त
ज़रूरत है कि सब लोग अपने घरों से निकलें और इंसान आबज़द खान की मदद अपने अपने बल पर ज़रूर करें। प्रोग्राम में सर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें इस तरह की डिस्कस करने के लिए हैं। अगर हम अपने टॉप स्टोरीज़ पर चलें तो सबसे पहले आपको और आज भी और आने वाले कुछ दिनों में भी और रोज़ाना सुबह शाम दोपहर आप न्यूज़ में बार बार ये खबर सुनते हैं, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से बहुत सारी चहमगोइयाँ हो रही हैं। ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि खातून जज को धमकी देने पर तौहीन अदालत केस में अब इमरान खान को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। एज ए इंडिविजुअल उनको पेश होने के लिए कहा गया है। तो आप देखें कि उनकी पेशी पर क्या सूरत हाल होती है। लेकिन राना सनाउल्लाह इस पर ये कहते हैं कि जी कोशिश होगी जमानत खारिज होने पर इमरान खान अदालत पहुंचे, ATC से जमानत खारिज हो तो वो मतलब फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए। ये राना की स्ट्रैटेजी है जो कि वो बना के बैठे टेररिस्ट कमीशन वो जो कोर्ट है वहाँ से वो कह रहे हैं, बात कर रहे हैं कि हमारी कोशिश होगी वहाँ से गिरफ्तार कर लें। ये इतना आसान नहीं है, लेकिन ये है कि इमरान खान मुश्किल में ज़रूर मुश्किल में, और स्ट्रैटेजी हुकूमत ने, मौजूदा हुकूमत ने और PTI ने बनाकर रखी हुई है। देखना ये कि होगा क्या, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे विद सीनियर एनालिस्ट। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे, आज के प्रोग्राम में इसको भी शामिल करेंगे। इस सियासी सूरत हाल की वजह से बहुत सारी चीज़ें नेगलेक्ट हो रही हैं सर, उसमें हमारा तालीमी निज़ाम भी है, सर फहरिस्त है। नया तालीमी साल जो है 15 अगस्त से शुरू हो जाएगा। क्या तैयारियां हैं निसाब के हवाले से, या कहां पर हम देख रहे हैं कि शदीद किताबों का फुकदान पाया जा रहा है और अदम दस्तियाबी की वजह से स्कूल्स कितना मुतासर हो सकते हैं, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगेन हम सलाबज़द खान की बात करेंगे, बलूचिस्तान की बात करेंगे, फैक्ट्रीज़ की बात करेंगे, और इसके अलावा हम बात करेंगे कि रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ कहाँ पर हो रहा है, कहाँ कहाँ पर अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं किया गया। इसके अलावा सर हम आज आपको इंशाल्लाह टॉप स्टोरीज में बताएंगे कि वॉल पेंटिंग ख्यालात, जज्बात और एहसासात का एक ऐसा इजहार है जो कि किया जाता है। दीवारों पर रंग बिखेरने वाला सिंध का ये आर्टिस्ट है। जब सर ये आर्ट शुरू हुआ था ना, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। लाहौर के शहरों, लाहौर शहर देखा जाए, कराची देखा जाए, बल्कि लाहौर से ये शुरू हुआ था। तो ये जो वॉल पेंटिंग हम लाहौर में मुख्तलिफ सड़कों पर देखते हैं और डिपिक्शन देखते हैं मुख्तलिफ चीज़ों की, वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। तो इसको हम आज डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। आगे बढ़ेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लास्टिक की आलूदगी पर काबू पाने वाली ग्रीन ऐप शॉट जो है वो ई-कॉमर्स कंपनी ने बनाई है, और ये मसनूआत को फ़रोग देने वाला एक ऐसा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको वो इंट्रोड्यूस करा चुके हैं। उनकी क्या स्ट्रैटेजी है, वो किस तरह से माहौल दोस्त ये प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, उससे हवाले से डिटेल में बात करेंगे। अब हम चलते हैं अपनी डेली डोज की तरह। डेली डोज कल बहुत मजे की थी सर, हमने चीन सारा घूमा, मैंने हरमीत ने आपको बहुत मिस किया। हम बार बार सोचे थे कि अब अब्दुल रऊफ साहब से पूछेंगे आप यहाँ भी गए थे, यहाँ भी गए थे, यहाँ भी गए थे, लेकिन हमें श्योर था कि चले आपकी रुदाद हम ही सुना देते हैं। सर हमने कल आपको बहुत मिस किया, आज हमने डेली डोज की तरफ चलते हैं। सिंध के सरकारी स्कूल्स में बच्चे अब मौसीकी सीखेंगे, जो कि मुझे बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लगा सर। ठीक है, कंट्रोवर्शियल बहुत हो जाएगा, लोगों ने एतराज़ भी बड़े करने हैं, लेकिन यह है कि 750 टीचर मौसीकी के और तकरीबन इतनी तादाद में आर्ट के सिंध के स्कूलों में भर्ती करने का प्लान किया गया है। एक चीज़ सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ये ज़रूर काम करें, ये बड़ा अच्छा काम है, आर्ट भी सिखाएं, मौसीकी भी सिखाएं, लेकिन साथ में बच्चों की जो तालीमी सरगर्मियाँ हैं उनकी तरफ भी तवज्जो दें। मैं अभी एक रिपोर्ट पढ़ा था जो हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन है उनकी तरफ से, और उन्होंने कहा हुआ था कि पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम ऐसा हो गया है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर कोई काम के स्टूडेंट्स आगे नहीं आ रहे, ना वो अच्छे स्टूडेंट बन पाते हैं, ना वो अच्छे शहरी बन पाते हैं उसके नतीजे में। तो ये बड़ी खौफनाक रिपोर्ट है। बिल्कुल, तो इस तरफ भी तवज्जो होनी चाहिए। और सिंध की बात आपने दुरुस्त फरमाई कि सिंध में वैसे भी एजुकेशन का जो हाल है, जो सूरत हाल है, जिस तरह वो वहाँ पे माफ़ी बूटी माफज में जिस तरह सरगर्म है, तो वो चीज़ों पे भी अगर कंट्रोल किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। और खैबर पख्तूनख्वा में अवामी नेशनल पार्टी के सरबरा इमन वली साहब ने भी इसी हवाले से, मौसीकी के हवाले से उनका भी जिक्र था कि खैबर पख्तूनख्वा के स्कूलों में ये निज़ाम जो है राइज किया जाए और मौसीकी आम की जाए और बच्चों को सिखाई जाए। तो ये डिमांड पहले भी से आई थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि सिंध में ने पहल कर दी इस पर। अच्छा, आपको पता है सर, इसे एज अ कोर्स लॉन्च करना, आप सही कह रहे हैं, कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बिकॉज तालीम में अगर आप पहले बहुत आगे हो और फिर आर्ट और मौसीकी को सीख रहे हो पहले, फिर तो समझ आता है, लेकिन तालीमी निज़ाम में हमारा फोकस उस तरह से ना हो या बच्चों का इंटरेस्ट उस तरह से ना हो। और मौसीकी तो वैसी ऐसी चीज़ है कि लोग घर में भी रियाज करके सीख लेते हैं, अब बाकायदा अगर स्कूल में सिखाई जाएगी तो मुझे लगता है बाकी सब्जेक्ट्स की तरफ से कोई बच्चा ध्यान देगा ही नहीं। अब मैं जो पढ़ा था इसी डिटेल में वो ये था कि जनाब इस तरीके से हमारे पास बड़े अच्छे मौसीकार और सामने आएंगे, हमारे पास बहुत अच्छे गुलूकार सामने आएंगे। तो मतलब इस बारे में भी सोचा जाना चाहिए कि इस वक्त जैसे मैं कह रहा हूँ, मुझे एतराज़ नहीं है अगर कोई बहुत लाइक स्कूल हैं, बहुत बेहतर स्कूल हैं, वहाँ पे ऐसी चीज़ हो जाए तो बेहतर है।
हम निसाबी सरगर्मियाँ भी होनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले अपने तालीमी निज़ाम के बारे में सोचें। और सिंध का ख़ास तौर पे जैसे हरमीत ने अभी कहा है कि सिंध के जो इंटीरियर में हम जब देखते हैं, अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं जहाँ जहाँ भी, तो वहाँ पे जब हम देखते हैं तो बूटी माफिया सब नकलें कर रहे हैं, कोई ध्यान नहीं है। और जब बच्चों से बात भी करें तो पता चलता है कि उनका निज़ाम ही ऐसा नहीं है। और सिंध की निस्बत पंजाब में भी ये देखा जाता है कि अगर आप किसी आम बंदे की राय लें तो वहाँ का मैट्रिक का बच्चा, यहाँ के बहुत सारी, अगर आप 5-6 स्टैंडर्ड्स की बात करें तो हम एजुकेशन भी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। मतलब वहाँ पर तालीम का रुझान इतना ज़्यादा नहीं है और स्टडी इतनी टफ भी नहीं है कंपैरेटिवली। अगर हम लाहौर बोर्ड की बात करें या पंजाब बोर्ड की बात करें तो यहाँ के बच्चे कंपैरेटिवली ज़्यादा मुश्किल किताबें पढ़ते हैं, ज़्यादा मुश्किल एग्जाम्स देते हैं, उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा होती है। बिल्कुल। तो और फिर उसके साथ हरमीत ये भी है कि जो स्कूलों में जा भी रहे हैं बच्चे, अब मुझे नहीं मालूम ये किस तरह के स्कूल हैं जिसमें ये करना चाह रहे हैं। अगर तो गवर्नमेंट स्कूल हैं तो उनका तो बुरा हाल है, हम आए दिन पढ़ते रहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में बहुत बुरा हाल है, मतलब उनका निज़ाम बिल्कुल तबाह हुआ है। सर मैं खुद रहा हूँ कराची में और कोई स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा भी चुका हूँ। जो प्राइवेट स्कूल की सिचुएशन है वहाँ पे एक माफिया सरगर्म है। कराची की मैं बात कर रहा हूँ, मैं कराची में कई स्कूलों में पढ़ा चुका हूँ, तो मुझे वहाँ का अंदाज़ा है कि उसकी हालत ऐसी है, तो सरकारी स्कूलों का क्या हाल होगा वो तो हम टेलीविजन पे दिखाते रहते हैं। हाँ, और फिर आउट ऑफ स्कूल जो बच्चे हैं उनकी तरफ भी तवज्जो होनी चाहिए। मतलब बेशुमार बच्चे ऐसे हैं जो दाखिल तो होते हैं लेकिन उसके बाद फौरी तौर पे उनको निकाल लिया जाता है, 1-2 जमातें पढ़ते हैं, 3 जमातें पढ़ते हैं, क्योंकि स्कूल का निज़ाम इस तरह का नहीं होता कि वो बच्चों को पढ़ाई की तरफ अट्रैक्ट कर पाए। और इसमें सिर्फ बेसिक फैक्टर ये नज़र आता है कि बच्चों का अपना इंटरेस्ट भी लूज़ हो जाता है। जब आपको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, आपको एनवायरनमेंट नहीं मिलता, तो आपका अपना इंटरेस्ट भी ऑल दो लूज़ हो जाता है। ऑल दो आगे बढ़ते हैं, अगली खबर भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। बच्ची गई कराटे सीखने सर, लेकिन कॉपी कैट बन गई। आप देखिए इतनी मजे की खबर है, ये वीडियो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मेरे बताने से इतना समझ नहीं आएगा आपको, वीडियो ज्यादा समझ आएगा। अच्छा जी, कराटे मास्टर जो है बच्ची को सिखा रहे हैं कराटे, लेकिन बच्ची कराटे सीखने की बजाय मुसलसल अपनी टीचर की नकल कर रही है। वो देखिए वो नहीं सीख रही, उसको सिखा रहे वो नहीं सीख रही, वो नकल कर रही है। How cute it is। वो उसे सिखा रही है ऐसे करो, वो कह रही नहीं ऐसे नहीं करना, जैसे आप कर रहे हैं वैसे ही। अच्छा वो उन्हें सिखा रही है, मतलब कराटे टीचर बच्ची को सिखा रही है, और बच्ची जो वो कराटे टीचर को उल्टा सिखा रही है, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। Look at this, oh my God। बहुत क्यूट है वो, ये मंजर देख के वो कहते हैं कि जो आसपास के लोग थे उनका भी हंस के बुरा हाल हो गया जब वो देख रहे हैं कि मतलब बच्ची क्या कर रही है। मजे की खबर है जी, मजे की खबर है। कैसे लग रहा है पूरे उस्ताद की उस्ताद नहीं निकली। हाँ, बच्ची की शरारत आप देखें ना, मुझे तो वैसे बच्चे उमूमन वैसे भी नकल उतारते हैं, उमूमन उनकी कोशिश होती है, लेकिन ये इस किस्म की वीडियो कि आप उस्ताद के उस्ताद बन जाए तो कितना स्वीट, कितना क्यूट। आप देखें ना बच्ची कितनी क्यूट लग रही है, तो ये और मजा आता है। और वो रमूल साहब की बात दुरुस्त है कि आसपास जो लोग हैं वो भी मजा ले रहे हैं, हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और जाहिर बात है हम देखें तो हमें भी अपनी हंसी पर बड़ी मुश्किल से कंट्रोल पाएं, लेकिन मजे की वीडियो है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अगली खबर बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे लगता है कि ये हम सब के लिए कहीं ना कहीं है। हम सब के अंदर कहीं ना कहीं एक काहिल और सुस्त इंसान बसता है जिसको हम बाहर निकलने नहीं देते क्योंकि हम रोज काम करते हैं। लेकिन सर कोलंबिया में आलमी दिन मनाया गया सुस्ती का। भाई कमाल है, सुस्ती का कमाल है ना, मजा है ना आपको बात सुन के? बहुत, हमारे में होना चाहिए। अब मेरे ख्याल में अगर हमारे इस तरह का हो तो पूरा मुल्क ही उमड़ आएगा, सारा मुल्क बाहर निकल आएगा। ज्यादातर लोग नौजवान नस्ल सुस्ती और काहली का हमारे जो है मुकाबला कोई नहीं कर सकता। लेकिन सर ये खबर ऐसी है कि खबर के भी विजुअल्स आएंगे तो आपको अंदाजा होगा कोलंबिया में सुस्ती का आलमी दिन कैसे मनाया उन्होंने। हंसे गाएं, गाना गाएं, बाजा बजाएं, जो कुछ करना है बेड पर लेट कर रहे हैं। ये आप देखें कि बेड पर लेट कर वो सारे अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। हाँ, और सुस्ती का आलमी दिन मना। अच्छा मैं तो पहले ही कहता हूँ कि मतलब ये है कि हमारा भी मुकाबला नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर अमेरिका के मुकाबले में देखा जाए तो यूरोप में सुस्ताने का जो अमल है वो ज्यादा है। अच्छा। और वो एक तरह की वो उनकी रिक्वायरमेंट बन जाती है, वो सिएस्टा जिसको कहते हैं, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि वो यूरोप में मुख्तलिफ मुल्कों में जब आप दोपहर खाना खा लेते हैं तो आप 1-2 घंटे सो भी जाएं, आपको कोई कुछ नहीं कहता, बल्कि वो उसको प्रमोट करते हैं। और वो कहते हैं इसके बाद जब आप आते हैं तो आपकी जो कारकर्दगी है वो बेहतर हो जाती है। तो ये तो इन्होंने मतलब इसको और ज्यादा कर दिया। और पूरा हमारा शुमार तो है, अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा एक्टिव लोग पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, और उसके बाद पाकिस्तान का नंबर आता है, फिर उसके बाद हिंदुस्तान का आता है, तो हम तो तीसरी पोजीशन में हैं।
हम दूसरी में हैं कि बड़े एक्टिव लोगों में नजर आते हैं। लेकिन आपने बात यूरोप की कि वहां पे तो इस किस्म की आपको सारी सहूलियात मिल चुकी है, तो उसके लिए तो फिर आपको आराम ही करना है। और सुस्ती इसलिए ही बढ़ गई है कि सहूलियात, तमाम सहूलियात आपको मिल चुकी है। बट दे आर सेलिब्रेटिंग ना, मतलब वो देखिए इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि चलिए सुस्ती का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो हम अगर सुस्त हैं भी, हफ्ते में 3 दिन अगर हम टका कर काम करते हैं और 2 दिन हम सुस्ती भी कर लेते हैं तो इट्स ओके। लेकिन हमारे अंदर कायरी और सुस्ती का एक अंसर जो है वो वाज़ेह तौर पर रोज़ाना पाया जाए तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना, फिर एक्टिव होकर काम करना चाहिए। और ग्लोब अगली खबर भी बड़ी इंटरेस्टिंग है सर, दादा पोती की खबर है। और उस उम्र में दादा ने पोती को ऐसे काम लगाया कि जब तक उन्होंने दादा की उम्र में पहुंचना उसने यही काम करते रहना है। दादा पोती की खबर ये है कि ग्लोब से करतब दिखाते हुए, करतब सिखाते हुए दादा ने कहा चलो भाई इस उम्र में कोई एक्टिविटी नहीं तो अपनी पोती को मैं ग्लोब से करतब करना सिखा देता हूँ। तो जी उन्होंने बेड़ा उठाया इसका और वो करतब सिखा रहे हैं। ये तो ज़्यादा एक ताल्लुक की बात बन जाती है ना दादा पोती का। दादा वैसे ही, हाँ दादा वैसे ही नर्म हो जाते हैं और मतलब बच्चे बन जाते हैं इस उम्र में। हाँ बिल्कुल। तो वो वैसे भी मीठा रिश्ता है, सबसे खूबसूरत रिश्ता यही है रहू साहब। आपने देखा होगा हमें अपने दादाजी की गोद में बैठना, उनके साथ खेलना, वो हमारे साथ खेलते थे, ये सारी चीज़ें बड़ी याद भी आती है और बड़े मज़े की होती हैं। और ये रिश्ता है बड़ा प्यारा, दादा और पोता और पोती का। और वैसे दादा भी अपने पोते पोतियों से ज़्यादा मोहब्बत, बहुत ज़्यादा शफ़क़त, क्योंकि और एक्टिविटीज़ होती नहीं है तो बच्चों के साथ टाइम गुजर जाता है। इसी बॉन्ड के बारे में सर ये कहा जाता है हरमीत के जो मतलब दादा या दादी होते हैं वो अपने बच्चों से ज़्यादा अपने बच्चों के बच्चों से प्यार करते हैं। और प्यार तो उतना ही होता है जब मतलब, लेकिन वो जवानी होती है ना, तो जवानी के साथ बाप की तरफ सख्ती होती है। हाँ, तो जब तक बुढ़ापा आता है वो नरमी आ जाती है। तो वो ये रिलेशनशिप बड़ा नाजुक सा भी है कि वो माँ बाप कह देते हैं कि जनाब बच्चे बिगाड़े हैं आप अपनी नरमी की वजह से। और फिर उसके बाद पोतियों की, नवासों की बिगड़ने की उम्र आ जाती है। अम्मा पर डांट रहे होते हैं, दादा पोती जो है ना वो बस साइड पे लगे हुए ग्लोब से खेल रहे हैं और करतब कर रहे हैं। ऑल दो हमारी डेली डोज होगी डन। अब हम लेनी एक छोटी सी को ब्रेक के बाद फुल ऑफ सियासत, फुल ऑफ पॉलिटिक्स हम करेंगे बात कि क्या सूरत हाल है, गिरफ्तारी का जो इतना चर्चा हो रहा है उसके लिए पीटीआई ने क्या तैयारी की है और हुकूमत अपनी क्या वहाँ खोल कर बैठी हुई है, इस पर बात करेंगे डिटेल में। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी अस्सलाम वालेकुम। नवाजी ब्रेक के बाद इमरान खान को शो कॉज कर दिया गया, शो कॉज नोटिस दे दिया गया। जजेस ने इस बात के ऊपर काफ़ी बहस की। कल जब केस मुकदमा जो है अदालत में पेश किया गया, उनकी तौहीन जो उन्होंने की एक जज की, खातून जज की, ज़ेबा जिनका नाम है, उसके हवाले से उन्होंने एक जो जलसा था उसमें तकरीर करते हुए एक तरह की उनको धमकी दी। और इसके ऊपर ख़वातीन तंजीमें जो हैं उन्होंने भी आवाज़ उठाई हुई है और वो कह रही हैं कि इमरान ने बड़ी ज़्यादती की है, उनको ये नहीं करना चाहिए था। जजेस भी इस बात पे हैं कि अगर इमरान खान के स्टेचर का आदमी इस तरीके से तौहीन करता है तो फिर बाकी लोग क्या करेंगे, ये गलत सिग्नल जाता है। बहरहाल इस हवाले से बात करेंगे। इमरान का मुस्तकबिल क्या नज़र आता है इस हवाले से, क्या वो माफ़ी मांगेंगे? अभी तक तो वो डटे हुए हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि अगर वो गैर मशरूत माफ़ी मांग लें तो कुछ उनको रिलीफ मिल सकता है, लेकिन क्या वो मांगेंगे? वो तो डटे हुए कह रहे हैं नहीं। अगर नहीं मांगेंगे तो फिर क्या होगा? इमरान याकूब साहब एक सीनियर तजज़ियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान। वालेकुम अस्सलाम सर। जनाब ये बताएं ना कि इमरान के क्या लगता है? इमरान तो कह रहा है कि मैं तो नहीं मांगूंगा माफ़ी किसी भी सूरत में। अगर नहीं मांगते तो जो ट्रेंड मतलब इस वक्त जजेस का लग रहा है वो ये लगता है कि फिर उनको सज़ा हो सकती है, और वो सज़ा कितनी हो सकती है इस हवाले से भी बताना। बिस्मिल्लाह साहब, गुजारिश ये है कि मेरे नज़दीक ये मामला नहीं है कि सज़ा हो सकती है या कितनी हो सकती है। असल मैटर है कि सज़ा हो भी सकती है या नहीं। आपको याद होगा यूसुफ रजा गिलानी केस में अगर इमरान खान को 1 मिनट में भी सजा हो जाती है तो वो नाअहल हो जाते हैं। बिल्कुल 1 मिनट के लिए सजा भी उनको नाअहल कर सकती है। लिहाजा ये मैटर नहीं है कि कितनी देर की सजा होती है। मामला ये है सर कि ये इमरान खान साहब जो हैं, देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त वो मुल्क के मकबूल तरीन सियासी रहनुमा हैं और वो एक सियासी हकीकत है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आप सर खुद बाहर सारी जिंदगी बाहर भी रहे हैं, आपने बाहर तालीम भी हासिल की, बल्कि वहाँ से टीवी से सीख के आपने हम जैसों को सिखाया भी। गुजारिश ये है सर कि पूरी दुनिया में आप ये बताएं कि किसी को भी ये इख्तियार हासिल है कि वो ये समझे, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो या कोई, जो समझे कि मुझे लाइसेंस टू किल मिल गया।
इमरान खान साहब के फॉलोअर्स ट्विटर पे अब अगर आप देखें तो 1,17,00,000 के करीब उनके फॉलोअर हैं। इमरान खान साहब को तो जो भी बात करनी चाहिए वो पूरी जिम्मेदारी के साथ करनी चाहिए, क्योंकि लीडर को देख के तो लोग अपनी राय बनाते हैं। इमरान खान साहब हमारी बदनसीबी सर ये है सोसाइटी की कि पोलराइजेशन इतनी ज्यादा उन्होंने कर दिया, सियासत को इस नहज पे ले दिए कि जहाँ पे बदतमीजी करना, लोगों की पगड़ी उछालना, लोगों को बेइज्जत करना अब मायूब नहीं समझा जाता। बल्कि शायद अगर मैं ये कहूँ तो बेजा ना होगा या गलत ना होगा कि पीटीआई में शायद ये वतीरा बन गया कि जो जितना ज्यादा बदतमीज होगा, जितना बड़ा लोग जो है ना लोगों की पगड़ियां ज्यादा उछालेगा, जितना लोगों को बुरा भला ज्यादा कहेगा, वो कप्तान की नजर में, उनके फॉलोअर्स की नजर में ज्यादा बेहतर होगा। इसीलिए उसका इम्पैक्ट आप देखें मीडिया में भी आया कि मीडिया में भी बहुत सारे वो लोग तो जिन्होंने आसान रास्ता अपनाना चाहा, जिन्होंने ये कहा कि हम जल्दी मशहूर हो जाएं, जल्दी हम मकबूलियत हासिल कर लें, जल्दी हम यूट्यूब पे पैसे कमाना शुरू कर दें, तो उन्होंने भी यही काम शुरू कर दिया और उन्होंने भी लोग बदतमीजी, जो तूफान में बदतमीजी है वो हो गया। लेकिन मुहज्जब दुनिया में सर हम वैसे तो हर चीज में बेस्ट को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं आपसे जरूर एक सवाल करना चाहूंगा कि क्या अमेरिका में या यूरोप में ये मुमकिन है कि आप जिसके बारे में जी चाहे जो मर्जी कह दें? हाँ, वहाँ पे तो आप बिल्कुल मैम ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आप यानी जैसे मादर पेदर आज़ादी आपको कहीं भी नहीं मिलती। आप उन मुल्कों की बात कर रहे हो जहाँ पे आज़ादी बहुत है, उसके बावजूद मादर पेदर आज़ादी नहीं है। इमरान खान ने जो कर लिया ये मादर पेदर आज़ादी है। अच्छा इमरान, इस हवाले से एक सवाल ये बनता है कि हमारे पास जो खबरें हैं उसके तहत ये है कि खुद जो पोलराइजेशन है वो तहरीक इंसाफ के अंदर भी हुई है और दो ग्रुप बने हुए हैं, दो धड़े बने हुए हैं जो इमरान को मुतदाद राय दे रहे हैं। एक धड़ा उनको ये कह रहा है कि आपको डटे रहना चाहिए, आप मकबूलियत के जिस ऊंचे पहाड़ पे चढ़े हुए हैं इससे नीचे नहीं उतरना चाहिए, इससे आप नीचे उतरे तो आपकी मकबूलियत में कमी हो सकती है। और दूसरी ये है कि वो कह रहे हैं कि जनाब इस वक्त को गुजार लिया जाए और बेहतर तरीके पे गुजार के आपकी मकबूलियत में कमी नहीं आएगी, जो ठंडे ठंडे खा के इसको देखा जाए, जब अच्छा वक्त आए तो फिर हम कर लें। तो ऐसी को बात है? सर आपको पता है कि पाकिस्तान सियासत में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो हैं वो ही बुनियाद बनती हैं किसी भी चीज की। इमरान खान साहब जो हैं उनके बारे में अब जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है उसमें जो हमारे जराए हैं उनके मुताबिक इस वक्त वाकई ही दो ग्रुप बन चुके हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो शायद इसलिए भी इस कॉन्स्पिरेंसी को हवा दे रहे हैं कि वो चाहते हैं कि इमरान खान अगर नाअहल हों तो शायद उनकी लॉटरी निकल आए और वो तहरीक इंसाफ की क़यादत संभाल लें। कुछ लोगों के बाकायदा नाम लिए जा रहे हैं कि जनाब वो लोग हैं जो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब जो है मजीद गलतियां करें और इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके और फासले हो जाए और वो असल में दरअसल छुप कर रात के अंधेरे में इस्टेब्लिशमेंट से रास्ते में भी हैं और उनको अपनी खिदमात भी पेश कर रहे हैं कि जनाब फिक्र न करना, असी जनाब ताके नाल अगर ये काम होता है तो हम आपका एजेंडा पूरा करेंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं इमरान खान साहब से कि नहीं आप होश के नाहुन लें और मामले को जरा समझे, मामला फहमी का मुजाहरा करें, उसके बाद अगर आपको ये तौहीन अदालत में जब आप जाते हैं अदालत में तो आप गैर मशरूत माफी मांग लें। आप वैसे भी यू टर्न करने के मास्टर हैं, चैंपियन हैं, तो अगर आप अब भी यू टर्न ले लेंगे क्योंकि आपके बकौल तो यू टर्न अच्छा होता है और माफी मांग लेंगे तो इससे आपकी सियासत भी बच जाएगी और पार्टी भी बच जाएगी। बिल्कुल ठीक है जी हरमीत। अच्छा इमरान याकूब साहब, सर अगर हम देखें कि जो हवाओं का रुख है वो भी मुखालिफ समत है इस वक्त, अगर हम देखें खान साहब के बयानात को देखें, हमने माजी में देखा कि तलाल चौधरी जो है और निहाल हाशमी जो है उनको इस किस्म की गुफ्तगू पर सजाएं हुई हैं, आपने भी देखा। और अब जो खान साहब जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको नज़र नहीं आता कि वो अपने इर्द गिर्द जो घेरा है वो खुद तंग करने जा रहे हैं? सर लेकिन गुजारिश सिर्फ इतनी है कि इमरान खान साहब की बचत सिर्फ और सिर्फ एक काम में है कि वो अदालत में जाके अपने आप को अदालत के रहम करम पे पेश कर दें। उनसे कहें कि जी मैं गैर मशरूत माफी में चाहता हूँ और मेरे साथ जो है ना आप माफी मुझे दे दें।
अदरवाइज अगर वो इस पर बहस करते हैं, बेशक वो वकला की पूरी टीम ले जाएं, अली जफर साहब की सरबराही में ले जाएं, बाबर अवान साहब की सरबराही में ले जाएं, या हामिद खान साहब तो खैर उनको नहीं जाएंगे, कोई भी जितने भी लोग हैं उनके सब वकला मिल के भी चले जाएं, तो तौहीन अदालत के जो मामलात हैं उसमें उनके लिए बगैर माफी मांगे कोई राह नहीं है इसमें से निकलने की। अब ये फैसला बहरहाल उन्होंने खुद करना है। अगर तो वो इस जोम में रहते हैं कि जनाब मेरे साथ इतनी आवाम है, और देखें इसमें कोई शक भी नहीं, बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान में ये देखने में आया है कि किसी भी लीडर के साथ इस तरह की अवाम है, कमिटमेंट है कि उसके वो सच के झूठ के स्याह करे सफेद करे लोग बाहर निकल आते। तो अगर उनको ये जोम है कि शायद मैं अगर मुझे ये नाहल भी करेंगे तो पीछे तो तूफान आ जाएगा और इनकलाब आ जाएगा, लेकिन मैं बड़ी माजरत के साथ मैं नहीं समझता कि यहाँ पे उस तरह का कोई इनकलाब आ जाए कि जिसको आप खूनी इनकलाब समझें। लोग महंगाई से भी परेशान हैं और भी मामलात हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं ये देखना होगी। इमरान साहब ये कहिएगा कि बाज़-औक़ात अदालती कमरे में ना आपकी डायमेंशन या पिक्चर 360 के एंगल से चेंज भी हो जाती है। अगर वो जाते भी एज ए इंडिविजुअल और आप कह रहे हैं कि तौहीन अदालत को एडमिट कर लेते हैं, मान लेते हैं, जो कि उनका पेश होना ज़रूरी भी है, लेकिन अगर राना सनाउल्लाह की बात करें तो वो कहते हैं हमारी कोशिश पूरी ये है कि ज़मानत खारिज होने पर इमरान को अदालत से ही गिरफ्तार कर लिया जाए। वो अपनी एक स्ट्रैटेजी बना के बैठे हुए और वो बज़िद है इस चीज़ पर। उनकी स्ट्रैटेजीज़ किस तरह से आपको लगती है कि वो इस बात पर बज़िद है तो वो ये करके ही रहेंगे, और फिर सूरत हाल आप किस तरह से चेंज होती देख रहे हैं? देखिए, सवाल आपका बड़ा अच्छा है उनकी गिरफ्तारी के मामले का। अब देखिए, बज़ाहिर बादी नजर में जो लगता है, मुझे तो बीइंग अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स ऐसा महसूस होता है कि कुछ कुव्वतें जिनमें हुकूमत भी शामिल है ये फैसला करके बैठी हैं कि इमरान खान जो है वो नाअहल भी होंगे और गिरफ्तार भी होंगे। अब अगर ये दोनों चीजें हैं और वो इमरान खान खुद इन हालात को मजीद तकवीयत भी दे रहे हैं, इन हालात को मजीद ऐसे काम भी कर रहे हैं, तो फिर उनके लिए ये आसानी होगी इमरान खान साहब को नाअहल करने में भी और गिरफ्तार करने में भी। लेकिन अगर इमरान खान साहब यहाँ होशमंदी से काम लें तो ये स्ट्रेटेजी उनकी फेल भी हो सकती है। अक्लमंदी का मुजाहरा करना जो है वो ज़रूरी है। ठीक है इमरान साहब, आपने इस हवाले से तफसीलन अपना तज़किया दिया, आपका बेहद शुक्रिया। सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं एट दैट डे जो हम देखेंगे कि क्या होने जा रहा है, लेकिन स्ट्रैटेजीज दोनों तरफ से बिल्कुल मुकम्मल है। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। Welcome back after the break. After so many days, sir, it's time to play some kind of trailer. अच्छा, ट्रेलर दिखाते एक हैं। साइंस फिक्शन फिल्म का ट्रेलर दिखाते हैं। क्या नाम है फिल्म का? प्रे प्रे यानी शिकार। शिकार वाला। और ये प्रीडेटर सीरीज की फ्रेंचाइज है, उसकी एक फिल्म है, साइंस फिक्शन है और हॉरर है। तो प्रीडेटर की मैंने पहले एक दो किस्सें देखी हुई हैं, एक दो पहले फिल्में मैंने देखी हुई हैं। यकीन था मुझे सर। और बहुत एक्शन, जबरदस्त किस्म का एक्शन जो था वो था। एक जबरदस्त किस्म का सेट हाँ, जबरदस्त किस्म का अमेजिंग, गुड वन, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसकी पहली जैसे मैंने कहा दो फिल्में मैंने देखी हुई हैं, उसमें भी बड़ा खौफनाक एक्शन था। और जो इसका मेन यानी वो कैरेक्टर है जो बनाया हुआ है, जो खा जाता है पूरा इंसान को, क्या मतलब वो ब्राउन बेयर जो है उसको भी पूरे को वो निकल जाता है, तो उसकी आवाज़ें, ये पूरे साउंड इफेक्ट्स के साथ देखने वाली फिल्म है सिनेमा हाउस में ही देखने वाली है। यानी कई जगह ऐसे है जहाँ इसका मतलब चेहरा नज़र नहीं आता, बल्कि जिस्म भी नज़र नहीं आता, सिर्फ आवाज़ों से आपको पता चलता है कि ये कहीं पे मौजूद है। तो ऐसी फिल्में बहुत ज़्यादा इस वक्त आ रही हैं। हरमीत भी बड़े शौक से सुन रहा है मेरे ख्याल में। फुल ऑफ सस्पेंस, फुल ऑफ हॉरर। हरमीत देखी हुई है प्रीडेटर की पहली फिल्म है? राहुल साहब, वैसे हॉरर मूवीज़ ज़्यादा देखता हूँ मैं, देखी बहुत सारी हैं, लेकिन अब वो जाहिर बात है कि उस तरह टाइम मिलता नहीं है। जब भी मिलता है तो देख लेता हूँ। अभी एक बॉलीवुड की एक फिल्म आई थी और बड़ी कमाल की फिल्म थी, तो वो मैंने देखी थी और बड़े मज़े की थी। सो इस किस्म की मूवीज़ का और अकेले में बैठना उसका अलग मज़ा होता है। अच्छा, अकेले में बैठ के तो ठीक है, ऑफ करके बंदा बैठे तो हाँ वो तो है, लेकिन मेरा मतलब है जो सिनेमा हॉल का मजा है ना, ये इस बारे में भी बात हो सकती है। लेकिन हकीकत में सिनेमा हाउसेज में चूंकि डिजिटल साउंड है, अब जितनी भी फिल्में आती हैं तो वो जो साउंड सिस्टम है वो जितना अच्छा होगा उतना, या तो आपने घर में भी साउंड सिस्टम पूरा बनाया होना तो फिर तो आप देखें, नहीं तो अदरवाइज आधी से ज़्यादा जो मज़ा है उसका वो किरकिरा हो जाता है। तो बेहतर यही है कि आप देखें
ये सिनेमा हाउसेस में लग चुकी है 5 अगस्त से। तो इसको देखा जाना चाहिए। मतलब प्रीडेटर वाकई बड़ी कमाल की फ्रेंचाइज है। मैंने जैसे पहले भी बताया कि मतलब ये मेरा ख्याल है कि शायद इसकी पहले जो एपिसोड था उसमें, जो पहली फिल्म थी उसमें आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर था, तो अब मुझे सही तरह से याद नहीं है। लेकिन अचानक से मुझे भी देखकर लगा कि वो जो मतलब मेन लीड पर है वो शी इज एन इंडियन एक्ट्रेस टू, जो ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा में थी और वो बेसिकली हॉलीवुड एक्टर थी। तो मुझे देखने में पहली दफ़ा ये लगा कि वो ही है, लेकिन बाद में जब मैंने पूरा ट्रेलर देखा तो मुझे लगा नहीं, ये उनसे मिलती जुलती है, लेकिन ये वो नहीं है। बट एक्टिंग वॉज गुड। और ये मूवी मुझे तो जब ट्रेलर देख रही थी तो सोच रही थी कि सर इसको बनाना भी इतना मुश्किल होगा। मतलब वो तो अब हाँ, चूंकि डिजिटल इफेक्ट्स है ना, सारी की सारी जो है वो कंप्यूटर जनरेटेड है और कंप्यूटर जनरेशन के ऊपर सारा काम किया जा रहा होता है। तो मतलब ये है कि जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत एडवांस्ड हो गई है। मतलब ये है कि उसके तहत अब और उसने बहुत कुछ आसान कर दिया है। वैसे रूसा, पहले तो बहुत सारे सीन के लिए आपको इंतजार करना पड़ता था, चाहे मौसम है चाहे जैसे, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ों के हवाले से आप टेक्नोलॉजी की मदद लेके वो सारी चीज़ें संभाल ही लेते हैं। अच्छा सर, आपने एक मेकिंग देखी भी होगी, यू आर टॉकिंग अबाउट अ क्रोमा रूम, जिसमें आप पानी के अंदर भी चले जाते हैं, पहाड़ के ऊपर भी चले जाते हैं, आप स्पेस में भी चले जाते हैं, यू कैन गो एनीवेयर विद द हेल्प ऑफ दैट क्रोमा रूम। तो सर ये तो बस आसान हो गया, लेकिन ये फिर भी अप्रिसिएशन फ्रॉम आवर साइड। कहानियाँ भी उसी हवाले से बड़ी उसमें आगे एडवांसमेंट आ गई है। कहानियों को भी इसी तरह से डेवलप करना पड़ता है। तो बहरहाल मतलब पूरा कॉम्बिनेशन है, जो कहानी साज, फिल्म मेकर, कैमरा वाला, डिजिटल इफेक्ट्स वाला, सारे मिलके इसको क्रिएट करते हैं। एनीवे मतलब हमें ब्रेक पे लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको ये कहेंगे प्रीडेटर इसको ज़रूर देखें, बहुत दिलचस्प फिल्म है और आपको मज़ा आएगा। गो एंड वॉच इट। तब तक हम ब्रेक लेके वापस आते हैं, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। अस्सलाम वालेकुम। दोबारा जी ब्रेक के बाद हमने सुबह भी इसका जिक्र किया था कि बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब में सैलाब की जो सूरत हाल है वो बिगड़ती चली जा रही है। बेशुमार इलाके ऐसे हैं जो पानी में डूबे हुए हैं, लोग बेघर हो गए हैं, 850 के करीब अमवात हो चुकी हैं, 5.5 लाख के करीब जानवर लोगों के हलाक हो चुके हैं और घर बेशुमार लाखों की तादाद में है जो घर मस्मार हो गए हैं बारिश की वजह से, सैलाब की वजह से। लोग खुले आसमान तले बैठे हुए हैं और इमदाद के मुंतज़र हैं। ऐसे में एक ऑर्गेनाइजेशन जिसने आगे बढ़ के इस काम का बेड़ा उठाया और यह है कि लोगों तक इमदाद पहुँचाए, वो अल-खिदमत फाउंडेशन भी है। उसके सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो हमारे साथ शायर इकबाल साहब इस वक्त मौजूद हैं। उनसे चल के बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कितनी ख़राब सूरत हाल है, कितनी ज़्यादा मदद की ज़रूरत है, और एक अपील भी लोगों से कि जितना भी हो सके आप सैलाब रिलीफ फ़ंड में मदद के लिए आगे आइए और लोगों की मदद कीजिए। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो जी आप तो एक तो यही फरमाइए कि जितनी सूरत हाल ख़राब कही जा रही है, कहते हैं इससे ज़्यादा ख़राब है। हकीकत लोगों को इदराक नहीं है इस बात का, और हुकूमत जो है वो भी अपने तौर पे शायद नहीं पहुंच पा रही। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से भी बताइए किन किन इलाकों तक पहुंच पाए हैं और कितनी ज़्यादा अभी मदद की ज़रूरत है, यहाँ तक कि इंटरनेशनल इदारों से अब कहा जा रहा है कि आप आके हमारी मदद करें। जी देखिए, इसमें आज की जो NDMA की फ़िगर्स हैं तो 116 डिस्ट्रिक्ट्स मुतासर हैं, यानी 116, और 3 मिलियन के करीब लोग जो हैं वो उन्होंने मुतासर डिक्लेयर किए हैं, और उनका ख्याल है कि हमको 50,000 के करीब लोगों को रेस्क्यू किए। ये ऑफिशियल फिगर्स हैं, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि हालात इससे ज़्यादा ख़राब हैं। देखिए, उसकी एक वजह ये है कि जो 2010 का फ्लड था जिसमें हमने काम किया था, और उसने मेन अर्बन सेंटर्स को हिट किया था, जिसकी वजह से उसकी एक गूंज और एक आवाज़ जो थी वो पूरे पाकिस्तान में हमें सुनाई दे रही थी। यानी उसने अगर नॉर्थ से निकल के तो बड़े बड़े सेंटर्स को, पेशावर, चारसद्दा, नौशहरा, मलकन, नीचे जाके उसने मुल्तान को हिट किया, और इस तरह से। तो जो बड़े अर्बन सेंटर्स होते हैं उनकी फिर एक आवाज़ होती है, मीडिया भी उनको हाईलाइट करता है, जो सरकारी इदारे होते हैं वो भी मौजूद होते हैं। यहाँ अलमिया ये है कि बलूचिस्तान पहले हिट हुआ, और बलूचिस्तान के इस वक्त यानी जो हमारे पास फिगर्स हैं 26 के करीब अजला जो हैं वो बुरी तरह मुतासर हैं, और 5-6 अजला जो हैं वो अभी यानी वहाँ सिचुएशन डेवलप हो रही है। ठीक है। इसमें एक और जो इशू है वो ये है कि इसमें छोटे छोटे गोट हैं, गांव हैं जो इनएक्सेसिबल है, 10-10 यानी उसका एक क्लस्टर है घरों का।
उस वजह से भी प्रॉब्लम हो रही है। यानी वो आपको ऑलरेडी पता है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर उनका पहले से ही नहीं होता, लेकिन जब वो पानी और फैल जाता है तो उसकी वजह से उस तक रसाई जो है वो मुश्किल हो जाती है। हमारे लिए भी मुश्किल है और हुकूमत के लिए इवन मुश्किल हो रही है इस वक्त। इसी तरह देखें आप सिंध को देखें, सिंध में इस वक्त तकरीबन कोई 26 अजला मुतासर हैं, एक बहुत बड़ी फिगर है जी। और इसमें तो यानी उन्होंने 26 अजला को कैलेमिटी हिट डिक्लेयर कर दिया है। तो इससे आप एक सिचुएशन का अंदाज़ा कर सकते हैं। अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान का जो भी इस वक्त वॉलंटियर है इन 3 सूबों में, जिसमें जनूबी पंजाब आप समझते हैं कि राजनपुर, फाजिलपुर वगैरह ये सारे बुरी तरह मुतासर हैं। तो इन तीनों सूबों में बतौर ख़ास जो है यानी बलूचिस्तान में, सिंध में और जनूबी पंजाब में, इसमें हम कोशिश कर रहे हैं मुतासरीन तक पहुँचे, उनको रेस्क्यू करें, उनको खाना फराहम करें, उनको यानी पहले तो कुक फूड का होता है क्योंकि उनके यहाँ कुछ नहीं होता, और दूसरी ये कि ये जिन इलाकों को हिट किया ये सारे कच्चे घर हैं, यानी प्राइमरीली कच्चे घर हैं, इसमें कोई जिसको कहते हैं कि हार्ड स्ट्रक्चर्स नहीं है। तो इस वजह से भी ये पानी में बस पिघल जाते हैं, बैठ जाते हैं, आप बेहतर समझते हैं इनको। तो ये एक सूरत हाल इस वजह से भी यानी ख़राब है। तो शायद साहब ये कहेगा, सेक्रेटरी जनरल हैं आप अल-खिदमत फाउंडेशन के, और हमने हमेशा से ये देखा है कि वो ज़लज़ला हो, वो सैलाब ज़दगान हो, ऐसी कोई भी कुदरती आफत हो जो कि आन पड़ी है, हमेशा बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। आपके साथ भी एक काफ़िला चलता है, मुखय्यर हजरात का, स्टूडेंट्स का, वॉलंटियरली बहुत सारे लोग काम करते हैं। इस वक्त आप क्या देख रहे हैं कि लोग उस तरह से ही बाहर निकले हैं? बिकॉज जब हमने किसी को डोनेट करना होता है, कुछ भी है, सैलाब ज़दगान तक हमने कुछ पहुँचाना है किसी भी आम लेमैन ने, तो वह देखता है कि इदारा कैसे है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। कितनी बड़ी तादाद में लोग अब तक आप तक पहुँचे हैं जो इन सैलाब ज़दगान की आपके थ्रू मदद करना चाहते हैं? देखिए, इसमें मैं एक चीज़ यानी थोड़ी सी यानी कहना चाहूँगा, शायद आपकी बात से हट के हो, कि इस यानी कैलेमिटी के हवाले से एक तो जिस तरह इन्होंने कहा, अवेयरनेस का एक सीरियस इशू है, अभी तक नहीं है, यानी अभी तक अवेयरनेस का वो लेवल नहीं है। ये जो हम कोशिश कर रहे हैं, जो आज आपने एक अपॉर्चुनिटी दी है और बाकी लोग भी, यानी इस वक्त हम मुसलसल मीडिया को भी ये कह रहे हैं, सरकारी इदारों को भी ये कह रहे हैं कि आप इसमें अवेयरनेस का एक पूरा जो है ना वो सेटअप चलाएं ताकि लोग इसमें आगे बढ़ें। बिल्कुल ऐसे ही तो लोग तो आते हैं, देखिए ना, यानी फंड्स का भी कोई इशू नहीं होता, फूड आइटम्स का भी कोई इशू नहीं होता, वॉलंटियर भी मोबिलाइज हो जाते हैं, लेकिन इशू जो है वो यही होता है कि अवेयरनेस कितनी फैलती है, ये बुनियादी इशू है। आप मीडिया को मुर्द इल्ज़ाम ठहराएंगे कि इनकी तमाम तर तवज्जो सियासत की तरफ लगी हुई है, और जिस तरफ तवज्जो होनी चाहिए उस तरफ मीडिया भी थोड़ा सा, हम अपने ऊपर ब्लेम लेते हैं, हम भी ये कहते हैं कि हम भी उसमें उतने ही मुजरिम हैं कि हमारी खबरें भी जो हम शुरू करते हैं तो वो ज़्यादा पॉलिटिकल होती हैं, जबकि उससे बड़े जो हमारी तवज्जो होनी चाहिए उस तरफ, और फिर थोड़े से जो हमारे पॉलिटिशियन हैं उनको भी मुर्द इल्ज़ाम ठहराना चाहिए कि इस मौके के ऊपर तमाम चीज़ों को छोड़ के उनकी पूरी तवज्जो इस तरफ होनी चाहिए। अब 1-2 दिनों से मैं सुन रहा हूँ कि वो जनाब आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी हम मदद करें, अब आके अपील की बात की है, बहुत लेट हो गया। देखें, यानी आप तो ये जुर्रत कर सकते हैं, मैं तो ये जुर्रत नहीं कर सकता कि मीडिया को और सियासतदानों को, लेकिन देखिए हम तो अपील कर सकते हैं कि ये वक्त है कि आप ये सब कुछ भूल कर, यानी कौम पर एक आफत आई हुई है, तो आप सब कुछ भूल कर पहले उनकी तादरसी करें। ये मसाइल तो चलते रहेंगे, यानी सियासत तो 70 साल से हो रही है, आगे भी होती रहेगी। तो ये बुनियादी नुक्ता है कि हम सब मिल के इस कैलेमिटी को हैंडल करें। जी हरमीत हमारे साथ है। जी हरमीत। जी जी, अच्छा सर, हमने देखा कि जब ज़लज़ला आया था हमारे इलाके काफ़ी मुतासिर थे, तब अल-खिदमत फाउंडेशन, क्योंकि बहुत सारे घर जो थे मुनादम हो चुके थे, वहाँ रहना बड़ा मुश्किल था, तो टेंट सिटी और इस किस्म की चीज़ों का भी अहतमाम अल-खिदमत फाउंडेशन की जानब से किया गया था। अब आप देखें ये तमाम तरह अजला की जो आपने बात की, तो 1,70,000 से ज़ायद मकानात जो हैं वो तबाह हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, मलियामेट हो चुके हैं। अब इन लोगों के सेटलमेंट का एक बहुत बड़ा वो है मुश्किल, क्योंकि ज़ाहिर बात है हुकूमत वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही, इदारे बहुत सारे लोग जो पाक अफवाज भी कोशिश करिए, तो आपकी जानिब से क्या खाने पीने की चीज़ें तो आप कर रहे हैं, तो टेंट के हवाले से या उनको सेटलमेंट के हवाले से कोई इस तरह का अमल भी जारी है सर? जी बिल्कुल, यानी इस वक्त हम मुसलसल टेंट्स फराहम कर रहे हैं। तरपुलिन शीट एक अच्छा नेमल बदल है, थोड़ा सा सस्ता होता है, हल्का होता है, ये तकरीबन कोई 10,000 के करीब हम फील्ड में भिजवा चुके हैं, और उससे थोड़ी सी एक लोगों की यानी ये होता है कि बारिश से महफूज हो जाते हैं, तो ये तो मुसलसल चल रहा है। लेकिन देखें, जो हम बार बार बात कर रहे हैं वो ये है कि कोई एक इदारा, एक ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी कैलेमिटी को हैंडल नहीं कर सकती। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें बहरहाल NDMAs को, यानी जो PDMAs हैं,
जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे टायर्स हैं उनको आगे आना होगा। तो अलखिदमत तो कर रही है। देखें इसमें टेंट विलेजेस बनाए गए हैं। और चीज जो मैं आपकी तवज्जुह से, बल्कि आप जो काम कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि अब सोशल मीडिया पे भी अलखिदमत फाउंडेशन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहा है, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सोशल में, क्योंकि मीडिया जिस तरह, हम तो ये जिम्मेदारी जिस तरह आपने फरमाया कि हम ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल जो मीडिया पे एक्टिव लोग हैं, अलखिदमत फाउंडेशन उनसे भी कुछ काम अगर लेना चाहे, उनको एक मीटिंग बुला के और ये जो मुतासर इलाके हैं वहाँ की वो तमाम सूरत वो सोशल मीडिया पे वायरल कर सकते हैं। आप नहीं समझते ये सजेशन काम आएगी? जी बिल्कुल, यानी ये बहुत अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है इस वक्त, बहुत ज़रूरत है। हमारी मीडिया टीम इस पर काम कर रही है। इंशाल्लाह अगले एक आध दिन में पहली टीम हमारी रेडी है, जिसमें कुछ यानी टीवी चैनल्स भी जा रहे हैं, कुछ यानी मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जिसे आप कह लें वो भी जा रहे हैं। तो ये काम तो बहरहाल होना है। अवेयरनेस मैंने पहले ही कहा, जिस तरह इन्होंने शुरू में इंट्रो दिया, कि बहुत ज़रूरत है कि इसके हवाले से हम अवेयरनेस क्रिएट करें। अच्छा सर, ये कहिएगा कि हमने बहुत सारी सिचुएशंस देखी हैं सोशल मीडिया, कैसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो चीज़ हमें नहीं भी नजर आती वो कहीं ना कहीं सर्कुलेट होकर हम तक पहुँच जाती है। बहुत सारे इलाके ऐसे जहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशंस गवर्नमेंट की, एनडीएमए की जानिब से या आप लोग की तरफ से किया जा रहा है। बहुत सारे इलाकों में मैंने ये वीडियोज़ देखी है कि लोग वहाँ जाते हैं तो वहाँ के लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, गालम गलोच करते हैं कि हम लोग यहाँ पे मर रहे हैं, आप लोग इतने अरसे से नहीं आए। बहुत सारे इलाके ऐसे जो अभी भी अनटच हैं, बट दे आर डिमोलिश्ड टोटली। आपके फैक्ट एंड फिगर्स के मुताबिक उनकी तादाद कितनी बड़ी है जहाँ तक पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और अभी तक वहाँ कोई नहीं पहुँचा? देखिए यानी 20 से 25% तक इलाके तो ऐसे हैं जो इनएक्सेसिबल हैं। बिल्कुल, यानी ये मैं इसलिए मान रहा हूँ, देखिए ना, हम फील्ड में हैं, हमें यानी इस वक्त आप मेरा मोबाइल फ़ोन उठाएं, कल मुझे वीडियोज़ लोग, यानी जिस तरह आपने अभी कहा ना, लोग अप्रोच कर रहे हैं यहाँ तक पहुँचे। लेकिन देखिए जिस तरह हमने पहले कहा, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही ख़राब था। यानी आपको 40-40, 50-50 किलोमीटर डीप डाउन जाना था, अब रोड है ही नहीं, सड़कें ही नहीं है, तो आपके हेलीकॉप्टर के अलावा आपके पास क्या ऑप्शन रह जाती है? तो यानी ये इस तरह के मसाइल तो वाकई मौजूद हैं। ये बलूचिस्तान की सूरत हाल है जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हुआ है, या पूरे पंजाब में जो जनूबी पंजाब है वहाँ पे भी है, सिंध में भी है, इंटीरियर में? मेरा ख्याल है जनूबी में कम है, यानी पंजाब में, उसमें बलूचिस्तान का मसला सेवियर है। बलूचिस्तान तो पहले भी आप ये देखे ना, उनका ये है कि एक गोट से दूसरे गोट या एक छोटे से गांव से दूसरे छोटे से गांव तक उनके पहले ही फासले बहुत बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से बिल्कुल यही है। तो बलूचिस्तान यानी ज़्यादा इसमें इसको प्रॉब्लम है। देखिए ना, यानी जनूबी पंजाब में है, अगरचे जनूबी पंजाब के ये जो 3 अजला हैं ये बहुत ज़्यादा मुतासर हैं, लेकिन उसमें एक रीच जो है हमारी भी बनी हुई है और बाकी जो सरकार के इदारे हैं फाजलपुर जो वो है भी उसके बारे में कह रहे हैं कि वो लोग बहुत एतराज़ भी कर रहे हैं कि उसे पहले से शगाफ डाल के नहर में फाजलपुर को बचाया जा सकता था, लेकिन फाजलपुर को नहीं बचाया गया। ज़मींदारों ने अपनी फसलें बचा ली और मतलब पानी सारे का सारा फाजलपुर में आ गया। इस तरह की भी शिकायतें हैं। देखें ये जो मौजू है ना, ये तो एक बिल्कुल यानी ये एक सोलो प्रोग्राम का मौजू है कि हम ये कहें कि सैलाब ये आते क्यों हैं, हम इसको क्यों यानी प्रीएम्प्ट नहीं कर पाते। ठीक है, यानी जब फ्लड आ रहा है तो आपकी जो इदारे होते हैं जिनके पास प्लान्स होते हैं, वो एवैक्यूएशन प्लान्स पहले क्यों नहीं, यानी उसका लेआउट पहले क्यों नहीं बना लेते, वो उसको कम्युनिकेट क्यों नहीं कर पाते। तो ये तो सारे उस मैनेजमेंट से, यानी जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है, जो सूबाई हुकूमतें हैं, ये उनके मैनेज करने का काम है। ठीक है कि वो जब बारिश हो रही है उनको ये पता होता है, प्रिडिक्शन तो आ रही है, फोरकास्ट तो आ रही है। जी 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 हाँ हरमीत जी जी। अच्छा सर, जिस तरह आपने फरमाया कि मसाइल हैं, अवेयरनेस नहीं है, हमने जितने भी तबाहकारियाँ देखी हैं, जितने भी आफात देखे हैं कुदरती, उसमें अलखिदमत को अगर हम देखें फ्रंट पे होती है, मैंने खुद देखा है, हर जगह देखा है। अब इस सिचुएशन में एक तो अवेयरनेस नहीं है, लेकिन क्या अलखिदमत फाउंडेशन के साथ जो एक तो आपकी जो लोग काम कर रहे हैं, वॉलंटियरली काम करें, कुछ बाहर से भी कुछ नौजवान या इस तरह की तरफ से, उनकी तरफ से भी वो शिरकत हो रही है? सर देखिए, यानी यूथ के बगैर तो ये काम होता नहीं है। इस वक्त यूनिवर्सिटियों के लड़के लड़कियाँ आप अगर हमारे ऑफिस आएँ, यानी पैकिंग के मराहल में वो कर रहे होते हैं, लोडिंग हमारे साथ कर रहे होते हैं। इस वक्त फील्ड में जाने के लिए यानी 2-3 यूनिवर्सिटियों ने बाकायदा हमें अप्रोच किया है कि हमारे यानी जो स्टूडेंट्स हैं उनको साथ लेकर चलें। तो ये तो यूथ के बगैर ये तो काम ही एक एनर्जी वाला काम है, आप बेहतर समझते हैं। लेकिन ये काम बहुत ज़बरदस्त है कि आप खुद भी ये काम कर रहे हैं और हम जैसे लोगों को साथ लेकर भी चलना चाहते हैं। शार इकबाल साहब बहुत शुक्र भी काम कर रहे हैं, वो काबिल तारीफ भी है, काबिल सिताइश भी है। लेकिन जिस बात से हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया था, इस टॉपिक का आगाज़ किया था कि अवेयरनेस की उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत है। आप सब भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिकॉज हम बाहर निकलेंगे तो इस कुदरती आफत से अपने बहन भाइयों को बचा सकते हैं या महफूज बना सकते हैं। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हम वापस आते हैं, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।
अस्सलाम वालेकुम दोबारा जी ब्रेक के बाद। खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी साल 15 अगस्त से शुरू हो गया, लेकिन तलबा की और उनके वालिदैन की शिकायत ये है कि दरसी कुतब अभी तक अवेलेबल नहीं हैं। ये कितना बड़ा क्राइसिस है, इसकी वजह से बच्चों के तालीमी साल के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है। वो ज़ाहिर है जब किताबें नहीं होंगी तो वो पढ़ेंगे क्या, स्कूलों में जाएंगे तो किस तरह का निज़ाम चलेगा उनका। ये इस हवाले से बात करते हैं। समद अंजुम हमारे नुमाइंदे हैं खैबर पख्तूनख्वा से, उनसे चल के। अस्सलाम वालेकुम समद अंजुम। वालेकुम सलाम अब्दुर्रऊफ साहब। तो आप ये फरमाइए कि तालीमी साल तो शुरू हो गया 15 अगस्त से, लेकिन जो शिकायत आ रही है कि दरसी कुतब नहीं है, ये कितना बड़ा क्राइसिस पैदा कर रहा है? जी बिल्कुल अब्दुर्रऊफ साहब, यहाँ पर मैं आपको टोटल डिटेल बताऊंगा कि सवात में टोटल जो बॉयज़ के स्कूल है वो 1002 है और इस तरह गर्ल्स के जो स्कूल है वो 624 है। सरकारी जो स्कूल है इसके भी है, लेकिन मैं सिर्फ सरकारी स्कूल की बात करता हूँ जिसके लिए वो सूबाई हुकूमत किताबें मुफ्त फराहम करते हैं। लेकिन हाई स्कूल के जो तादाद है बॉयज़ की वो 78 है, सेकेंडरी की जो तादाद है वो 38 है, मिडिल स्कूल की जो तादाद है वो 69 है, इस प्राइमरी स्कूल की जो तादाद है वो 783 है। और इस तरह जो फीमेल की जो स्कूल है इसमें गर्ल्स स्कूल की जो हाई स्कूल है वो 42 है, हायर सेकेंडरी स्कूल 14 है और मिडिल स्कूल की तादाद 52 है। इस तरह प्राइमरी स्कूल की तादाद गर्ल्स के लिए 516 है। और इसके अलावा सर 24 जो जिसको हम मकतब कहते हैं, मदरसे कहते हैं, इसी तरह टोटल स्कूल सवात में 1626 है। लेकिन यहाँ पर सर एक बड़ा मसला तकरीबन जो यहाँ 15 अगस्त से जो मेरे ख्याल से स्कूलें स्टार्ट हुई है, लेकिन क्लास 1 से लेकर क्लास मिडल तक ये इसमें लाजमी मज़ामीन की कमी है सर। अच्छा, बिल्कुल ठीक है जी। हरमीत भी उसी इलाके से हैं और हरमीत भी आगाह रहते हैं। हरमीत, इस हवाले से क्या बात करेंगे? जैसे समद ने बताया। जी 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 समद ये बताया कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि और वहाँ पे मसाइल जो है, जाहिर बात है बच्चे वालिदैन उनके परेशान तो होंगे। ऐसे में हुकूमत की जानिब से कोई बयान सामने आया कि भाई हम जल्द से जल्द ये, क्योंकि जाहिर बात है कि वो फ्री मुफ्त किताबें जो है वो बांटी जाती है स्कूलों में, और उसी का इंतज़ार जो वो तलबा जो स्कूल बड़ी, क्योंकि सरकारी स्कूल में ज़्यादातर वो बच्चे हैं जो बड़े मुश्किल से प्राइवेट नहीं जा सकते और किताबें नहीं खरीदते, ऐसी तादाद हमने देखी है। तो क्या हुकूमत की जानब से कोई या इंतज़ामिया की जानब से कोई इस तरह के आए हैं बयान कि हम जो है ये किताबें हैं ये जल्द इनको फराहम करेंगे? जी बिल्कुल अरमीत भाई, ऐसा है ना कि मैंने एजुकेशन ऑफिसर से भी राबिते किए जिनका कहना है कि ये मसला अकेले स्वात में नहीं बल्कि पूरे KPK के स्कूल में सर किताबों की मिसिंग है। इसके बाद मैंने सवात के कुछ एमपीएस साहिबान से भी राबिते किए जिसमें किसी ने फ़ोन उठाने की जहमत भी नहीं की और एक ने तुलाजमी का इजहार करते हुए कहा कि मैं अभी एजुकेशन वाले से पूछता हूँ फिर आपको जवाब देता हूँ, लेकिन अभी तक उनका जवाब भी नहीं आया। इसके बाद फिर मैंने वज़ीर तालीम से भी बार बार कॉल करने की कोशिश की। इसके बाद व्हाट्सअप नंबर पर यह सवाल भी उनसे भी किया कि सूबाई हुकूमत की तरफ से स्कूल में किताबों की मिसिंग है, ये किताबें कब तक मिल सकते हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई जवाब नहीं मिला। हालांकि यहाँ के जो फोकल पर्सन है जो किताबें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उन्होंने उनके साथ जब मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि हमारा बात हुई ऊपर सूबाई हुकूमत से, वो कह रहे कि चंद ही दिनों में आपके जो किताबें मिसिंग है वो मुकम्मल हो जाएगी। तो ये बताइए समझ रहे कि दावे तो बहुत बड़े होते हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, इस हवाले से आप जैसे बात कर रहे हैं कि आप बारहा रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग राब्ते में नहीं आ रहे, तो परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहिएगा फिर? मतलब तालीमी जो अफसरान हैं उनकी परफॉर्मेंस तो फिर मतलब ज़ीरो है इस हवाले से? नहीं सर अब्दुर्रऊफ साहब, ऐसा है ना कि मैं यहाँ पर ये बात कहना ज़रूरी समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट स्वाद में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से लेकर टीचर तक तमाम के तमाम अमलात तालीम को बेहतर बनाने के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। आजकल पूरे सूबे में सूबाई हुकूमत की तरफ से लाजमी मज़ामीन की कमी है, लेकिन यहाँ के टीचर और प्रिंसिपल हजरात ने पास होने वाले बच्चों से बुक लेकर दूसरे आने वाले बच्चों को दे दिया है जिससे वो अपनी पढ़ाई जारी रख सकता है। ठीक है समझ, ये कहिएगा कि अगर आप कह रहे हैं कि भरपूर कोशिश असातिज़ा की स्कूल्स की जानिब से और हर किसी की जानिब से की जा रही है, महकमे तालीम की जानिब से, लेकिन ये जो शॉर्टेज आपको नज़र आ रही है इसकी वजह से जो टेक्स्ट बुक अवेलेबल हैं दूसरे स्टोर्स पर जहाँ पर आप जाकर ख़रीद सकते हैं, क्या उसकी प्राइसेस में भी इजाफा हुआ है? वहाँ पर भी आपको कोई मसले मसाइल नज़र आ रहे हैं? क्योंकि ये किताबें तो आपको मुफ्त मिलती हैं, लेकिन यही किताबें बहुत सारे स्टोर्स पर वैसे भी अवेलेबल होती हैं कि आप ख़रीद लें, क्या वहाँ पर भी इस तरह के मसाइल हैं? नहीं, सवाल ऐसा है कि यहाँ पर जो किताबें वो हुकूमत की तरफ से बरामद होती है तो वो दूसरे दुकान में नहीं मिलती है।
अच्छा। क्योंकि इसमें क्लास 1 का जो है वो नाज़िरा कुरान है वो मिसिंग है, लेकिन वो टीचर जो है वो उसको इस्लामियत के जरिए से उनको नाज़िरा कुरान पढ़ाते हैं। क्लास 2 के जो है उर्दू, पुश्तो, नाज़िरा कुरान, ये 3 किताबें क्लास 2 में मिसिंग है। क्लास 3 में ड्राइंग और जनरल नॉलेज की मिसिंग है। क्लास 4 में ड्राइंग, उर्दू, इस्लामियात की मिसिंग है। क्लास 5 में ड्राइंग, पुश्तो, मैथ्स, नाज़िरा कुरान की मिसिंग है। लेकिन इससे मैं आपको बताते चलूँ कि बहुत जो बड़ी बात यह है कि क्लास 6 में सिर्फ 2 बुक मिले हैं और क्लास 7 को 3 किताबें अभी तक मिले हैं। 3 किताबें क्लास 8 वालों को मिली है, लेकिन खुशकिस्मत ये है कि 9 और 10 के क्लास को जो मज़ामीन है वो सारे सब के सब मिले हैं। ठीक है, समझ, थैंक यू सो मच सर। लेकिन तमाम तर बेसिक चीज़ें जो हैं आप समझ रहे हैं कि जो बेसिक चीज़ें, खासकर जो मिडिल क्लास तक जो क्लासें हैं वो ही महरूम है। मैं हमें रास्ता टूट गया हमारा, हमें वैसे जाना है तो ब्रेक पे चलते हैं। सिर्फ बात यही है कि इन इलाकों में ये अप्रिशिएबल है, मतलब इसकी तारीफ तो की जानी चाहिए कि मुफ्त किताबें तकसीम की जाती हैं, लेकिन किताबों तक बच्चों की रसाई जो है उसको भी मुमकिन बनाना चाहिए। वो नहीं होगी तो फिर ज़ाहिर है मसले पैदा हो गए। अभी ब्रेक पे जाना है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के लिए वापस देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। अस्सलाम वालेकुम। दरवाजे ब्रेक के बाद प्लास्टिक की आलूदगी के बारे में जितने भी अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की जाए वो कम है। एक ज़माने तक लोगों ने बगैर सोचे समझे प्लास्टिक की बनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया है और ये अगरचे फिनोमेना आया भी बाहर की दुनिया से है जहाँ पे प्लास्टिक की चीज़ें बनती थी, लेकिन अब हमारे मुल्क में जब वो छोड़ें तो हम छोड़ने को तैयार नहीं है। प्लास्टिक बैग्स के बारे में ख़ास तौर पे बारहा मतलब इस तरह की जो इक़दाम किए जाते हैं कि उसको बैन कर दिया जाता है, लेकिन फिर उतनी तादाद में वो मौजूद होते हैं। मैं पॉलीथीन बैग्स की अगर बात करूं तो पॉलीथीन बैग्स का गंद जो है वो इतना ज़्यादा है, लेकिन किसी भी सूरत में हम उसके ऊपर काबू नहीं पा रहे, हम काबू नहीं पा सक रहे, बल्कि ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा। इस हवाले से बात करेंगे। ई कॉमर्स कंपनी एक बनाई है मोहम्मद शाहज़ेब ने, जो कोशिश कर रहे हैं कि प्लास्टिक की बनी चीज़ों को मसरूक किया जाए, उनको ख़त्म किया जाए और उसके मुकाबले में बायोडिग्रेडेबल यानी ऐसी प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया जाए जो ख़ुद ब खुद मिट्टी में घुल मिल जाती हैं और उसका नुकसान नहीं होता। मोहम्मद शाहज़ेब हमारे साथ मौजूद हैं, एनवायरमेंटल इंजीनियर हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। एक तो सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं कि प्लास्टिक का जो मेनेस है, जो ख़तरा है, ये कितना ज़्यादा है और आपने जब सोचा होगा ऐसी कंपनी बनाने का तो ज़ाहिर है पहले आपने स्टडी की होगी कि ऐसी प्रोडक्ट्स बनाई जाए बायोडिग्रेडेबल जिनका मैंने कहा जो खुद मिट्टी में घुल मिल रहा है, तो उस हवाले से भी बताइए और अपनी कंपनी के हवाले से फिर बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। सो बेसिकली व्हेन आई वाज स्टडीइंग एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, सो तब मैंने सोचा था कि मुझे जो है ना वो बिज़नेस स्टार्ट करना है और इसी फील्ड में अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है। ठीक है। तो ऐसे तब तो रिसोर्सेज नहीं थे कि मैं इस आइडिया को परस्यू कर सकूं, लेकिन आफ्टर एग्जैक्टली 2 years सिंस जुलाई 2022 आई इनॉग्रेटेड ग्रीन अपशॉट। बेसिकली ग्रीन अपशॉट का जो मेन मिशन है टू क्रिएट द अवेयरनेस टू द पीपल रिगार्डिंग द प्लास्टिक पोल्यूशन, कि क्या लोगों को क्या अवेयरनेस होनी चाहिए। बेसिकली पाकिस्तान में अभी ट्रेंड नहीं है कि लोगों को पता नहीं है कि एनवायरनमेंट क्या चीज़ होती है। तो बेसिकली our main purpose to make an awareness to the people what is environment and what is the impact of environment on the people as well. ठीक है। अच्छा, इस अवेयरनेस के लिए शाहज़ेब हम क्या करते हैं? मतलब अगर हम ओवरऑल देखें तो हम सेमिनार्स, ट्रेनिंग वर्कशॉप, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, वी हैव सो मेनी प्लेटफॉर्म जिससे हम ये अवेयरनेस जनरेट कर सकते हैं, जो कि की भी जा रही है। लास्ट डेज में गवर्नमेंट की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया था कि आपके जितने बड़े बड़े स्टोर्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, वहाँ पर इन पॉलीथीन बैग्स की बजाय वहाँ के कुछ बैग्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराए गए थे। वो किस हद तक मुआवन साबित होगा आपकी इस कैंपेन में, आपके इस मिशन में, और वो कितना आपको लगता है कि अब लोगों को उस पर ट्रांसफ़र करना या स्विच करना आसान है? बेसिकली हमारी ई कॉमर्स कंपनी है, तो जितने भी हमारी पैकेजिंग है वो हमारी बायोडिग्रेडेबल है।
उसमें अच्छा। कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं है जो कि प्लास्टिक की हो। बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग है, बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स है सारी, और हमारी बैम्बो की सारी प्रोडक्ट्स हैं। बैम्बो और जी बैम्बो की सारी बांस प्रोडक्ट्स की हैं बनी हुई यानी। एग्जैक्टली। ठीक है। तो बेसिकली ये सारी बायोडिग्रेडेबल हैं। और प्लास्टिक के जो इम्पैक्ट्स हैं वो मेजर ये हैं कि जब हमारी प्लास्टिक इसकी एंड ऑफ लाइफ होती है तो ये चली जाती हैं लैंडफिल में। लैंडफिल में जब जाती हैं तो कुछ टाइम के बाद जो है ना, वो जब बारिश का पानी लैंडफिल में जाता है वो फिर एक लीचेट क्रिएट होती है। सही। वो लीचेट की जब स्पिलेज होती है वो ग्राउंड वाटर में जाता है, और जब ग्राउंड वाटर में जाता है तो वो फिर हम अपने ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है, और उसमें माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं। माइक्रो प्लास्टिक एग्जैक्टली। और वो बहुत सी यानी जो समुद्री मखलूक है, दरियाई मखलूक मैरीन है, लाइफ उनके हमारी अंदर मरीन लाइफ में भी पाए गए हैं। अब वो ऐसे अज्जा हैं, एग्जैक्टली। हमें उससे बचना है। आप सबसे पहले तो यही बताइए ना कि ये जो मैं जैसे जहाँ से शुरू कर रहा था कि पॉलीथीन बैग के ऊपर कहते हैं काबू पाना चाहिए, और हमारे यहाँ कोशिश के बावजूद बड़े स्टोर जो हैं उन्होंने तो कर लिया, बड़े बड़े स्टोर्स में कि आप जाएं तो आप अपना बैग ख़रीदते हैं, लेकिन छोटे स्टोर ठेले वाले वो किसी तरह से मना नहीं हो रहे और आम आदमी भी मना नहीं हो रहा। तो कोई तरीका आपके समझ में आता है कि क्या किया जाए? बेसिकली ये गवर्नमेंट की तरफ से लेजिस्लेशंस हो सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान में लोग मतलब इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते। लाइक आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, रिसेंटली आई हैव सीन 14 अगस्त यहाँ पे बाजे बजे हैं, और अच्छे बाजे बजे हैं। मतलब सभी प्लास्टिक के बने हुए थे। और होता क्या है कि 13 अगस्त को लोग परचेज करते हैं, 14 को बजाते हैं, एंड 15 को दे वेंट टू द ओशंस और लैंड, तो जमीन पे फेंक देते हैं, और एक कूड़े करकट में वो शामिल हो गए। एग्जैक्टली। और एक दिन यूज करते हैं, और ये मोर देन 1000 ईयर्स जो है ना वो हमारी लैंड ओशंस में पड़े रहते हैं। तो वी नीड टू थिंक अबाउट दैट। ठीक है, हरमीत हमारे साथ मौजूद है। जी हरमीत। अच्छा, अगर जिस तरह हम देख रहे हैं ये जो सैलाब की तबाकारियाँ हैं, ये जो तब्दीलियाँ, मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, फिर हम खासकर पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल है। आप जिस तरह फरमा रहे कि हम देखते हैं कि मुख्तलिफ सेमिनार्स भी होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से डिस्कशन भी होती है, हमारे यहाँ अवेयरनेस है भी, लेकिन हम अपने आप को बेखबर रखना चाहते हैं। हमारी ये बेखबरी जो है कितनी नुकसानदेह साबित होगी हम सब के लिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि हालात तो हम बलूचिस्तान में भी देख रहे हैं, सिंध में भी देख रहे हैं, वर्स्ट से वर्स्ट हो रहे हैं। जी, बेखबरी जो है हमारी ये कितनी नुकसानदेह है। हाँ, मौसमियाती तगय्युरात जो हैं वो तब्दीलियाँ सामने आ रही हैं हमारे, और उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है, अब जब सैलाब में भी हम देख रहे हैं या बहुत से अर्बन फ्लडिंग हुई है तो उसमें पता ही चलता है कि जो नाले हैं बहुत सारे, उनके अंदर प्लास्टिक फंसा हुआ है और वो जगह नहीं दे रहा पानी को निकलने का कहीं पर। बेसिकली इसमें हमें पहली बात तो ये है कि अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, और सेकेंडली ये है कि 2050 तक हमारे कुछ गोल्स हैं, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनमें से 4 गोल्स हैं जो हमारी प्रोडक्ट के साथ अलाइन करते हैं, SDGs 3, 12, 13 एंड 14। बेसिकली आवर पर्पस इज़ टू अचीव दोज पर्टिकुलर गोल्स, और हम जो है ना लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, मतलब हमारा जो मिशन होगा भी अपने तौर पे कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और इफ़ वी विल नॉट डू दैट सो इट विल बी डिफ़िकल्ट टू लिव फॉर द फ्यूचर डेकेड्स। तो ये जो है ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। अच्छा, थोड़ा सा भी मसनूआत के बारे में बताएगा कि बायोडिग्रेडेबल जो मसनूआत है इसमें क्या क्या आता है, इफ़ पीपल हैव टू स्विच, वांट टू स्विच, तो हमें उसे किस तरह से जो कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए ना, कंपनी बनाई है आपने, उसके बाद हमने लोगों को स्विच भी तो करना है ना। अवेयरनेस देने के साथ साथ हम ये चाहते हैं कि वो स्विच भी करें ताकि उन्हें पता लगे कि ये प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। उन प्रोडक्ट्स में कौन कौन सी प्रोडक्ट्स आती हैं? बेसिकली दिस इज़ गुड क्वेश्चन। एज सच पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से हमारे पास बैम्बो बहुत ज़्यादा, नो डाउट हमारे पास बहुत ज़्यादा बैम्बो है, लेकिन हमारे पास मशीन्स नहीं है, जिसकी वजह से हमें इंपोर्ट करवानी पड़ती हैं चाइना से प्रोडक्ट सारी। और जब हम चाइना से प्रोडक्ट इंपोर्ट करवाते हैं तो उसमें एक फैक्टर आ जाता है कि प्राइजेस थोड़ी सी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्लास्टिक वन, जिसकी वजह से लोग अभी स्विच नहीं कर रहे, या वो लोग स्विच कर रहे हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं इस चीज़ को। तो ये वाला फैक्टर थोड़ा सा एज सच है, लेकिन इंशाल्लाह वी विल डू दैट, वी विल क्रिएट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन पाकिस्तान, सो फिर जो है ना वो प्राइसिंग लेवल भी वो जैसे आप कह रहे हैं कि फैक्ट्रियाँ या मतलब इस तरह की मशीनें नहीं है अभी, तो उस तरफ तवज्जो आप खुद करेंगे, गवर्नमेंट को करनी चाहिए कि मशीनें आ जाएँ जो इस तरह की प्रोडक्ट्स को करें। और सेकेंडली फिर जैसे वो उसी की तरफ मैं आ रहा हूँ, आपने कहा कि लॉ नहीं है, लॉ तो मौजूद है प्लास्टिक बैग को बैन करने का, सबसे बड़ा मैं ख़तरा भी वही है अगर देखा जाए तो
जानवर खा लेते हैं, मर जाते हैं, नालों में फंस जाते हैं, खेतों के अंदर प्लास्टिक ही प्लास्टिक। वो कहते हैं हम कि छोटे होते जब हम जाया करते थे देहातों में तो लहलहाते खेत नज़र आते थे, अब वो सफ़ेद प्लास्टिक नज़र आ रहा है जो हर तरफ लहलहा रहा है, नज़र आ रहा है, मतलब वो इस तरीके से। तो अमलदारी नहीं है, अमल दरामद नहीं है, उस हवाले से फरमाइए। बेसिकली हमें लोगों को एजुकेट करना है, लोगों को बेसिकली व्हेन पीपल नो अबाउट दैट दे विल केयर अबाउट दैट। अगर लोगों को पता नहीं होगा तो लोग केयर नहीं करेंगे, इस चीज़ को इग्नोर कर देंगे। सो जितना हो सकता है हम भी अपने प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, मतलब सोशल मीडिया के थ्रू, मतलब वीडियोस के थ्रू हम लोगों को अवेयरनेस जो है ना लोगों को क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन ये फॉर द टाइम बीइंग चीज़ होगी, लोग जैसे एजुकेट होंगे तो उस हिसाब से वो चीज़ को फॉलो करेंगे। ये बताएं कि अवेलेबिलिटी बहुत मैटर करती है। अगर ये प्लास्टिक पॉलीथीन बैग्स या फिर अगर आपके प्रोडक्ट्स की बात की जाए, वो अवेलेबल जिस तरह से होगा, जितना ज़्यादा तादाद में अवेलेबल होगा लोग ज़्यादा लेने की कोशिश करेंगे। अवेलेबिलिटी के लिहाज से या डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से आपकी कंपनी क्या काम कर रही है, कहाँ कहाँ पर ये चीज़ें अवेलेबल हैं या सिर्फ ऑनलाइन ही अवेलेबल हैं? और अगर पॉलीथीन बैग्स की बात करें तो इसके हवाले से आपको क्या लगता है कि इसकी अवेलेबिलिटी की वजह से इसकी कंजम्पशन ज़्यादा है? बेसिकली जो अवेलेबिलिटी है हमारी एज हम सभी प्रोडक्ट्स कर रहे हैं चाइना से इंपोर्ट, और उसकी वजह से जो है ना हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से हमारे पास बल्क क्वांटिटी भी नहीं है। और हमारे पास उतनी क्वांटिटी है कि हम चाइना से इंपोर्ट करवा लेते हैं और बाद में उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो कर लेते हैं, मतलब स्टोर्स वगैरह में या ऑनलाइन हमारे चैनल्स हैं उनके थ्रू हम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली फॉर द पीपल, जब लोग अवेयर होंगे तो ओबियसली वो परचेज करेंगे, और जब प्राइजेस कम होंगी वो परचेज करेंगे। इस टाइम प्राइजेस ज़्यादा हैं ड्यू टू द इम्पोर्ट। जब हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ होगी, हमारे पास मशीन्स होंगी, पाकिस्तान में हर चीज़ मैन्युफैक्चर होगी, तो फिर ओबियसली प्राइजेस कम होंगी और लोग परचेज भी करेंगे। रेशो क्या जा रही है आपके पास? बिकॉज यू स्टार्ट दिस कंपनी एज एन ई-कॉमर्स कंपनी, और फिर आपका मिशन बहुत अच्छा है, यू वर्किंग ऑन इट फॉर सो मेनी, लाइक आपने काफ़ी रिसर्च की होगी, डाटाबेस एक अच्छा होगा आपके पास। अभी क्या रेशो आपके पास, कितने % लोग ऐसे हैं जिनको आप अवेयर कर चुके हैं, आप उन्हें स्विच करने पे कन्विंस कर चुके हैं, और क्या अभी फिलहाल जा रही है? बेसिकली अभी इट्स बिन 2 मंथ, तो लोग आते हैं, बातचीत करते हैं, मतलब ड्यू टू दी प्राइस फैक्टर लोग मतलब परचेज नहीं करते इतने ज़्यादा, शिफ्ट नहीं हो रहे ड्यू टू दी प्राइस। लेकिन इतनी भी प्राइस हाई नहीं है कि मतलब इम्पॉसिबल है परचेज करना। जो लोग अवेयर है, एग्जैक्टली, तो जो लोग अवेयर हैं वो परचेज करते हैं। एंड मतलब सून जो है ना हमारी डिस्ट्रीब्यूशन इन स्टोर्स वगैरह में भी होगी, एज सच हमारी ऑनलाइन हमारे चैनल्स। मेडिकली आपकी रिसर्च क्या है कि कितनी ये हार्मफुल हो सकती है? अगर हम ग्लास की बात करें, अगर हम किसी प्रोडक्ट, अगर हम किसी भी शॉप पे जाते हैं, किसी ढेले पे जाने की बात नहीं कर रही हूँ, किसी अच्छे स्टोर पे भी जाएं तो आपको बाजू का जब पैक करके खाना देते हैं या आप टेक अवे करते हैं, तो इस तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ की जाती हैं जो प्लास्टिक बेस्ड होती हैं। हार्मफुल कितनी है सेहत के लिहाज से? अगर आप जो प्रोडक्ट्स बना रहे हो वो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, ये ज़रा कंपेरिजन बताइएगा। बेसिकली जो प्लास्टिक है इसके इम्पैक्ट्स हैं। प्लास्टिक में एक यूज़ होता है BPA केमिकल होता है, वो प्लास्टिक की बोटल्स को ट्रांसपेरेंट करने के लिए वो BPA केमिकल यूज़ होता है। और जब हम पानी पीते हैं उस बोतल में, तो फिर क्या होता है कि माइक्रो प्लास्टिक्स फॉर द टाइम बीइंग वो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, तो इट कॉज कैंसर, स्टमक पेन, इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये तो यूजुअली बहुत ज़्यादा आम है सर कि प्लास्टिक की बोतल्स तो एग्जैक्टली एक्वाफिना, नेस्ले, जो मर्जी ले लें आप, बड़ी मतलब उनको देखा जाए, बच्चों के टॉयज देखे जाए, सारे प्लास्टिक में, बच्चे वो खा रहे हैं, मतलब वो मुंह में डाल रहे हैं, एक तरह का खा ही रहे हैं। सर ये पानी का फैक्टर बहुत बड़ा है, मतलब पानी की डिस्ट्रीब्यूशन घरों में हो, होटल्स में हो, आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं तो वो प्लास्टिक की बोतल में ही पानी सर्व करते हैं, आपको दे फील लाइक सेफ। एग्जैक्टली, तो वो जो है ना वो फॉर द टाइम बीइंग वो माइक्रो प्लास्टिक्स जो है ना वो पानी में शामिल होते हैं, वो फिर हमारी बॉडी में जाते हैं और वो इट कॉज कैंसर। ये हरमीत आपके लिए भी अलार्मिंग होगी ये सूरत हाल कि पानी की बोतलें को बड़ा सेफ समझते हैं, पानी की बोतलें जो हैं जो छोटी हों, रेस्टोरेंट पे जाएं, सब मतलब उस हवाले से भी कहिएगा जरा कुछ। जी हरमीत। बिल्कुल रोब साहब, आपकी बात दुरुस्त है कि बहुत ज़्यादा उसका जो है इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, आम लाइफ में तो बड़ा ज़्यादा हो गया। फिर कोल्ड ड्रिंक जो है उसका इस्तेमाल आप देखें तो वो हम आम रूटीन में तो बड़ी ज़्यादा हो गई हैं। लेकिन पाजी आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो प्रोडक्ट है आपका, आप जिस तरह फरमा रहे हैं कि कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी की वजह से लोग नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपको कई पॉजिटिव रिस्पांस भी तो मिला होगा ना कहीं, क्योंकि जाहिर बात है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ के ख़िलाफ़ भी हैं कि जो प्लास्टिक हम यूज़ करते हैं उसका नुकसान उनको अवेयरनेस है, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि तब्दीली हो, चीज़ें बदलें।
बेसिकली हमारी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ऐसे इस्लामाबाद में हुई है, जो है वो लाहौर में हुई है इंडिविजुअल, बल्क क्वांटिटी नहीं गई ऐसे इंडिविजुअल हमारी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। लेकिन हम जैसे ही अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, लोग ज़्यादा अवेयर होंगे, एजुकेट होंगे, तो ऑब्वियसली लोग इस चीज़ की तरफ ऑलराइट, थैंक यू सो मच शाज़ी, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम आवर साइड। इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, लेकिन सर हमारा किसी टॉपिक को लाने का मकसद कतई तौर पर ये नहीं होता कि हम आपको सिर्फ पेसिमिस्ट होकर बताएं कि इसके बहुत सारे नुकसान हैं, इसका ये मसला है, उसका वो मसला है, लेकिन ये आपके रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें हैं। तो सर आपको पता होना चाहिए कि आप किसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, और अगर आप स्विच कर सकते हैं बशर्ते कि आपके पास कोई और ऑप्शन मौजूद है। मतलब बॉटल्स के अलावा अगर बॉटल्स की बात करें, जो कि हम इतना सेफ समझते हैं कि आप होटल में जाएं, आपको प्यास लगी थी, आप किसी मेडिकल स्टोर से कोई बॉटल ले लें, आप पानी पी रहे हैं, हम उसे सेफ समझ रहे हैं, वो देखने में सेफ लगता है। कैंपेन देखी थी बाहर मैं था, तो वो ये थी से नो टू प्लास्टिक। ओके, तो मतलब जहाँ भी आप ज़िंदगी में कहीं पे हों, किसी रेस्टोरेंट में जाएं, अब वो मैं विंटर ओलंपिक्स थी यूरोप में, तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ पे इसी तरह बैम्बू की जो है ना तमाम चमचे, कांटे, हर चीज़ उन्होंने प्लास्टिक के बजाय बैम्बू के ऑलरेडी मतलब इस तरह के वो काम कर रहे हैं। मैंने वही कहा ना, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था मैं प्लास्टिक, खुद वो भाग गए, लेकिन अब हम जो है स्टिक हो गए और हम किसी तरह में समझने के काम हमारे हो नहीं पा रहे। इससे नो प्लास्टिक ये कैंपेन आप खुद अपने घर से शुरू करेंगे तो मेरे ख्याल से जहाँ पर ये चीज़ें अवेलेबल है वो खुद ब खुद ही इसको रोक देंगे, बिकॉज उसकी कंजम्पशन उस तरह से नहीं होगी। तो ये आपकी पार्टिसिपेशन भी है। सो वी आर डन विद आवर शो फॉर टुडे। थैंक यू सो मच अज़ीज़ वंस अगेन। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी नए टॉपिक और फ्रेश इशूज़ के साथ, और इंशाल्लाह अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुलाकात करते हैं कल। अल्लाह हाफ़िज़।